हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। बिना देरी किए हुए हम उसमें आगे बढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और मनुष्यों में हो रही पाचन की प्रक्रिया को समझेंगे। क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हम लोगों को ह्यूमन में डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ना था, यानी मनुष्यों में किस तरह से पाचन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम जान रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, यानी कि जैसे ही हम खाना अपने मुंह में डालते हैं और उसको हम च्यू करना शुरू करते हैं, यानी कि चबाना शुरू करते हैं, तो उसी समय से ही हमारे मुंह में भोजन का पाचन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे मुंह में डाइजेशन जो है वो फूड का स्टार्ट हो जाता है। जीआईसी गुआर बेटा अपनी क्लास में आप माइक ले लीजिए। ओके संयोगिता, एक क्वेश्चन है। ये बताओ कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है भोजन का, है ना? यस मैम। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हम जैसे ही खाना खाना शुरू, यानी जब चबाना शुरू करते हैं जैसे ही हम, तो उसी समय पे हमारे मुंह में पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि हमारे मुंह में जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, तो उसमें हमारे भोजन में क्या चीजें मौजूद होती हैं? पोषक कार्बोहाइड्रेट, तत्व मौजूद। प्रोटीन। हाँ, पोषक जी। तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो हमारे मुंह में ही कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है, क्या आप ये बता सकते हो संयोगिता? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। जी। जो स्टार्च के रूप में आपके भोजन में मौजूद होता है, उसका डाइजेशन यानी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह में ही। ठीक है, उसके जी ब्रेक मैम। डाउन के लिए हमारे मुंह में 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है ना? जी। उससे कौन सा एंजाइम निकलता है जिससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है? उस एंजाइम का नाम याद है बेटा? टाइलिन। जी टाइलिन। मैम, वेरी टाइलिन। गुड, टाइलिन और एमाइलेज भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, टाइलिन जी। या यस एमाइलेज, मैम। उस नाम का एंजाइम निकलता है जिससे हमारे मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद सारे बच्चों के लिए रिवीजन हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना? उसके बाद भोजन जो यस है मैम। हमारे मुंह से हमारे फूड पाइप में जाना होता है। ठीक है, तो फूड पाइप में जाने के लिए यस। आपकी, जैसे ये सामने सांस की नली होती है और पीछे की तरफ फूड पाइप होती है, यानी कि ये सांस की नली, बोर्ड में देखेंगे सामने वाली सांस की नली है और पीछे वाली भोजन की नली है ना? और यहाँ पे ये कॉमन पैसेज होता है, यहाँ पे एयर भी होती है और आपका फूड भी होता है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है, कैसे ये आपका शरीर ये डिसाइड करता है कि जो भोजन है वो भोजन नली में ही जाएगा, सांस की नली में नहीं जाएगा? उसके लिए क्या सुविधा होती है यहाँ पे? यहाँ पे एक ढक्कन जैसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं संयोगिता? आराम से बैठ के बात करेंगे बेटा। संयोगिता बैठ जाओ आराम से, माइक लिए लिए बैठ जाओ, खड़े खड़े बात नहीं करेंगे। यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं इपिग्लॉटिस। ठीक है, तो इपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भोजन अंदर की तरफ जा रहा होता है उस टाइम पे इपिग्लॉटिस सांस की नली को कवर कर लेता है, ताकि खाना जो है वो सांस की नली में ना जाके भोजन की नली में चला जाए। क्लियर है आप सभी को? यस मैम। इसके बाद जब भोजन नली में भोजन चला जाता है तो कौन से मूवमेंट के द्वारा भोजन नली से भोजन स्टमक तक पहुंचता है, उस मूवमेंट का नाम याद है बेटा आपको? नो मैम। हाँ, इपिग्लॉटिस सांस की नली को कवर कर लेता है, खाना भोजन नली में चला जाता है। हमारे मुंह में हम बिल्कुल जब खाने को खूब अच्छे से चबा लेते हैं
तो लुगदी के जैसा बन जाता है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन एपिग्लॉटिस सांस की नली को कवर कर लेता है, तो खाना जो है वो आपका फूड पाइप में चला जाता है। और फूड पाइप में मान लीजिए यहाँ पे भोजन है, तो भोजन यहाँ से नीचे सरकने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, यानी कि सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। और इस तरह से भोजन जो है वो नीचे सरकता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है, जो आपका एक बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और सबसे भोजन नली का आपका सबसे चौड़ा भाग होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। तो संयोगिता जीआईसी गुआर के लिए ताली बजाएंगे सभी बच्चे। इसने उस क्लास का ना होने के बावजूद भी अच्छा आंसर किया। संयोगिता को पता था, क्योंकि इसने जब हाई स्कूल में तैयारी की, अभी हाई स्कूल का एग्जाम देके आई है इसको, तो इसको नॉलेज है, इसको याद है ना। यहाँ पे भोजन आपके फूड पाइप से नीचे जो जाता है वो जाता है क्रमाकुंचन गति के द्वारा, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा। कौन सी मूवमेंट के द्वारा जाता है, वो गति है आपकी क्रमाकुंचन की गति, यानी कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। इसमें क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, सिकुड़ती है फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है फिर फैलती है। और भोजन नली के इसी तरह से संकुचन और शिथिलन के द्वारा क्या होता है, भोजन आपका स्टमक में चला जाता है। जीआईसी मासी, आपने माइक लेके बात नहीं करी, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि आप आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो कम से कम अगर बात आप मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है। क्या जीआईसी मासी में बैठे हुए बच्चे क्लास 10th के ही हैं या किसी दूसरी क्लास के हैं? क्लास 10th के आप हैं तो हैंड रेज करिए। जीआईसी मासी में जो बच्चे बैठे हैं क्या वो क्लास 10th में हैं? अगर आप 10वीं कक्षा में हैं तो हाथ ऊपर खड़े करिए। 11वीं में हैं? ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्रमाकुंचन गति के द्वारा आपका भोजन जो है वो आपके पेट में पहुंच जाता है। पेट में 3 तरीके की क्या निकलती है, पेट में 3 तरीके की आपके डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। पेट में 3 तरीके की चीजें सिक्रीट होती हैं। पहला है बच्चों, आपका सिक्रीट होता है म्यूकस, दूसरा सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा सिक्रीट होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम और रेनिन नाम का एंजाइम। तो जो म्यूकस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके पेट की अंदरूनी दीवार की रक्षा करता है, एक लेयर सी बना लेता है म्यूकस आपके पेट के अंदर, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका पेट जो है वो उसमें कोई घाव ना हो। अगर म्यूकस की कमी हो जाए तो आपके पेट के अंदर, आपने सुना होगा, अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। उसका रीजन यही होता है, तब आपके पेट में म्यूकस की कमी हो गई होती है, और म्यूकस आपके अंदरूनी दीवार की, आपके पेट के अंदरूनी दीवार की रक्षा नहीं कर पाता। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेट की इंटरनल वॉल को डैमेज कर देता है ना। उसके बाद वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपके भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है, और जो पेप्सिन है वो आपके पेट में जो भोजन में मौजूद प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम शुरू करता है। आधा प्रोटीन आपका स्टमक में टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद बाकी का बचा हुआ पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस अपना काम करते हैं। आपका लिवर ग्लैंड जो है उसके पास ही रहता है, लिवर ग्लैंड से बाइल सिक्रीट होता है, बाइल जूस, और जो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिल करके जो बचा हुआ भोजन है उसको डाइजेस्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस आपके भोजन में मौजूद वसा को पचा देता है, यानी कि उसके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है।
फैट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होके किस किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो फैट्स जो हैं वो आपके फैट ग्लोब्यूल्स में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आपका प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी होती है पूरी। ठीक है, लिवर के बारे में आप सभी ने जान लिया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। द ह्यूमन लिवर वेट्स अराउंड 1.6 kg, यानी कि लगभग जो मनुष्यों का यकृत होता है, लिवर होता है, वो लगभग 1.5 किलो के कितना भारी होता है ना। और लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, एक क्वेश्चन है कि do you know that the liver is the only organ of the body which has the capacity to regenerate itself? रीजेनरेट जो शब्द आया इसके बारे में जानेंगे। एक्चुअल में ये रीजेनरेट वर्ड क्या है? ये रीजेनरेट वर्ड का मतलब, अगर रीजेनरेट को हम दो अलग अलग शब्दों में तोड़ दें तो आप समझ पाते हैं कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप को दोबारा से जनरेट कर सकती है अपने आप, उस कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजेनरेशन की कैपेसिटी, है ना। आप क्लास 11th में आए हैं, इसके बाद आप क्लास 12th में जाएंगे, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। और रिप्रोडक्शन में बच्चों जिस तरह से रीजेनरेशन की प्रोसेस से प्लेनेरिया जो जीव है वो अगर कई टुकड़ों में टूट जाए तो भी वो हर टुकड़े से एक नया जीव बना सकता है। तो ये प्रोसेस जिसमें कितने भी टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो जीव अपने आप को वृद्धि करके रीजेनरेट करके एक नए जीव में बदल सकता है, इस प्रक्रिया को हम रीजेनरेशन की प्रक्रिया या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जो मनुष्यों का लिवर होता है, मनुष्यों का लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, कभी आपने लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, तो आपको क्या लगता है कि किसी अंग का प्रत्यारोपण जब होता है, लिवर का ट्रांसप्लांट होता है, तो आपको क्या लगता है कि लिवर के ट्रांसप्लांट में पूरा का पूरा लिवर आदमी का निकाल करके और दूसरा स्वस्थ लिवर लगाया जाता होगा? ऐसा नहीं है बच्चों। एक मनुष्य के लिवर का थोड़ा सा पार्ट ले करके जो बीमार व्यक्ति है उसके लिवर की जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाता है और वो टुकड़ा, वो जो लिवर का टुकड़ा है वो अपने आप को इतनी तेजी से रीजेनरेट करता है कि उसकी जगह पे एक नया लिवर बन जाता है ना। यानी एक मनुष्य के लिवर के 4 टुकड़ों से 4 व्यक्तियों को ट्रांसप्लांट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रीजेनरेशन की पावर होती है, वो अपने आप को रीजेनरेशन कर सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखेंगे यस, ये है आपका हाँ। The liver is the only organ of the body which has the capacity to regenerate itself, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपेयरिंग का मोड जो है वो लिवर में ही होता है। और इतना तेज रिपेयरिंग का मोड होने के बावजूद भी लोगों की खराब जीवन शैली के कारण लिवर जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि लापरवाही की जब हद हो जाती है तभी लिवर खराब होता है। क्या आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर में जो पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है, यानी कि अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय रेगुलेट करता है आपके ब्लड में शुगर के लेवल को। क्योंकि किसके कारण? इंसुलिन के कारण। ठीक है, इंसुलिन के कारण हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट कर लेता है। तो अब इतना समझ में आ गया आपको। आपने 3 ग्लैंड्स आपके बॉडी में होती हैं, उसके बारे में जान लिया। पहली है लिवर, दूसरी है पैनक्रियाज, और नहीं, दूसरी है लिवर, तीसरी है पैनक्रियाज और पहली तो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 तरीके की ग्लैंड्स हो गई और सारे ऑर्गन्स हो गए। उसके बारे में हमने अलग अलग जान लिया और अलग अलग अंग में पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है वो हमने जान लिया। अब
जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जो बचा हुआ फूड है वो क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन। हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में जिसको हम कहते हैं बृहदांत्र। हम किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बृहदांत्र। ये कहने के लिए बड़ी आंत होती है लेकिन ये लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी by these blood vessels. This process is known as assimilation. ये प्रक्रिया जो है ये अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। अब जो आपका भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पच गया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स निकले वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे उसमें अब्सॉर्ब होके ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे अंगों तक पहुंच गए। अब जो खाना पचा नहीं, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, व्हाट हैपेंस टू द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल, तो वो फूड मटेरियल जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ और पचा भी नहीं उसके साथ क्या होता है ना, उसको हम जानेंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका भोजन पचता नहीं है फूड मटेरियल वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है, यानी कि जैसे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बीच में कहीं होती है। इतनी छोटी सी जगह में वो फिट होती है। छोटी सी जगह में फिट होने के कारण ही हम उसको छोटी आंत कहते हैं, अदरवाइज वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अधपचा या नहीं पचता है जो भोजन, जो हम वेस्ट मटेरियल होता है कह सकते हैं, वो आपका पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा चौड़ी होती है लेकिन लेंथ में ये कैसी होती है, लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब जो छोटी आंत थी वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, यानी कि लगभग एक साड़ी की लंबाई से भी ज्यादा लंबी होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, वो होती है बच्चों लगभग 1.5 मीटर तक लंबी। तो अब जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पच गया तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इस बड़ी आंत का क्या काम है। बड़ी आंत जो है लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स वाटर एंड रिमेनिंग सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन आपके भोजन में जो नहीं पचा उसमें जो पानी की मात्रा मौजूद थी उसको एब्सॉर्ब करता है और जो उसमें लवण रह गए, जो सॉल्ट मटेरियल रह गया, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है आपके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से। और उसके बाद द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन एंटर्स द रेक्टम. It is stored there in the form of semi-solid pieces. The fecal material is finally removed from the body through the anus. यानी कि यहाँ पे जाके जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है और रेक्टम में यहाँ पे स्टोर रहता है और एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन, बहिक्षेपण कहते हैं इसको हम। ठीक है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व्स several organs and process that occur internally. How was this discovered? Who was the first person to study the process of digestion? डाइजेशन की प्रोसेस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ये एक कहानी के जैसा है। इसको अगर आप आपकी बुक में भी है, द डिस्कवरी ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टमक, आपके पेट में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि आपका पेट जो खाना पचाने का काम करता है वो कैसे करता है, इसकी डिस्कवरी एक दुर्घटनावश हो गई थी। सन 1822 में एक आदमी था, अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन। ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था, उसको गोली लगी थी गन शॉट से। The bullet that hit him made a hole in his stomach. और इस
इसके जो गन शॉट हुआ था, इसको उसके पेट में एक छेद हो गया था, है ना, बड़ा सा। द डॉक्टर ट्रीटिंग हिम, डॉक्टर उसकी का इलाज कर रहे थे, उनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। तो विलियम ब्यूमॉन्ट ने उसकी जीवन को बचा तो लिया, वॉज एबल टू सेव हिज लाइफ, बट वॉज अनेबल टू क्लोज द वुंड प्रॉपरली। उन्होंने एलेक्सिस की जिंदगी को तो बचा लिया, लेकिन वो उसके पेट में हो गए छेद को पूरे रूप से बंद करने में सफल नहीं हो पाए, है ना। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स को इलाज इंसानों का करना है, तो इंसानों को ही वो अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने इस मरीज को एक अपॉर्चुनिटी समझी अपने लिए। उन्होंने द डॉक्टर यूटिलाइज्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द इनसाइड ऑफ हिज स्टमक एंड मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस अपने मरीज को अपने पास हॉस्पिटल में ही एडमिट रखा और इस अपॉर्चुनिटी को, जो उनको मौका मिला था कि वो स्टमक के अंदर क्या प्रोसेस होती है, उसको एक्सपेरिमेंट कर सके, ऑब्जर्व कर सके और देख सके कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो उन्होंने उस छेद से देख देख के क्या पाया, he found that the stomach churns the food and its walls secrete a fluid that helps in the digestion of food। तो उन्होंने देखा कि पेट के अंदर जो खाना जाता है वो बिल्कुल चर्निंग होती है, यानी कि गोल 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 घूमता रहता है अंदर ही पचाने के लिए, और पेट की दीवार से एक फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है जो आपके भोजन के पाचन में हेल्प करता है। उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशंस में और क्या क्या था, उन्होंने ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। और उन्होंने देखा कि जो पेट का अंतिम वाला छोर था वो छोर छोटी आंत में खुलता था, और ये तब खुलता था ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, यानी कि जब पेट में पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी तब उसके बाद ही उसके अंदर मौजूद जो भोजन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता था। Therefore, the digestion of food starts in the mouth। आपको पता है कि आपके भोजन में जो पाचन की प्रक्रिया है वो आपके मुख से ही शुरू हो जाती है। The process of digestion continues in the stomach and a small intestine, यानी कि मुंह में हुआ पाचन, आपके पेट में हुआ पाचन, और उसके बाद आपकी छोटी आंत में हुआ पाचन। The absorption of nutrients occurs in the small intestine through diffusion, active transport and facilitated transport। यानी कि आपका विसरण की प्रक्रिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, और उसके बाद पूरे शरीर में अलग अलग अंगों तक वो पहुंचा दिया जाता है। तो डिफ्यूजन के बारे में हमने कोशिका वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कैसे है इसके बारे में हम अगली क्लास में जान लेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डाइजेशन के बारे में अच्छी तरह से समझा। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको मजा आया होगा लास्ट में कहानी जान के कि डाइजेशन के बारे में मनुष्यों ने डिस्कवरी कैसे की, कैसे उस डॉक्टर ने गोली लगे हुए एक मरीज को अपना प्रयोगशाला बना लिया और उसके पेट में किस तरह से प्रक्रिया होती है चर्निंग की उसको देखा, और किस तरह से भोजन वहां पे पचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये वाला भी ऑब्जर्वेशन किया। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।